हेलो व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वेज ब्लॉक कंस्ट्रेन और स्प्रिंग स्ट्रिंग कट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी होता है न्यूमेरिकल्स का। ये दो के अलावा भी कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसे कि रोप बेस्ड न्यूमेरिकल। तो रोप बेस्ड न्यूमेरिकल क्या होता है? ये बेसिकली ये होता है कि स्ट्रिंग विथ मास। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत मज़ा आने वाला है, लास्ट तक देखना। इससे पहले कि मैं बता दूं आपको कि इसके ऊपर और 3 लेक्चर मैं बना चुका हूं पहले ही, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाके पहले उसको देखो, फिर इधर आओ, तो आप इसका मतलब क्रक्स को ग्रास्प कर पाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम लोग कोई न्यूमेरिकल्स करें, पहले ये केस देख लो एक। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो ना ही ए फिक्स्ड है ना ही बी फिक्स्ड। तो मान लो ए इधर लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है वी ए से, तो जाहिर सी बात है बी नीचे जाएगा। बी का तो और कोई मोशन होगा नहीं, तो बी नीचे जाएगा वी बी पर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो बी वी बी है ना, वो विद रिस्पेक्ट टू ए है। मतलब यहाँ पर ग्राउंड में मान लो एक व्यूअर है, ये एक व्यूअर मान लो वीओ 1। ठीक है, और इधर ऊपर एक कोई एक बैठा हुआ है। तो ये जो ऊपर वाला है वो क्या देखेगा? वो देखेगा कि ए रेस्ट पे और बी नीचे मूव कर रहा है। पर ये जो व्यूअर 1 है वो क्या देखेगा? वो देखेगा कि वी बी तो नीचे आ रहा है ए के सरफेस पे, पर वी बी का इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी है। मतलब ये देखो आपका ब्लॉक बी है ना, कलर चेंज कर लेते हैं। जो ब्लॉक बी है ये नीचे तो आ रहा है वी बी वेलोसिटी, पर ये ए के वजह से कुछ यहाँ भी जा रहा है वी ए से। कैसे? मतलब ए जो यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है, तो इसके वजह से ये बी भी इस डायरेक्शन में कुछ मूव कर रहा है। तो जो इसका एक्चुअल रिजल्टेंट वेलोसिटी है, वो अगर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से देखेंगे तो ऐसे कुछ होगा वी आर। तो ये जो वी बी है ना, ये वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए है। ठीक है, तो इसका जो एक्चुअल रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कैसे होगा? मतलब जो वी और 1 देखेगा वो होगा वी आर इक्वल्स वी ए प्लस वी बी। तो हम लोग इसको मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो कैसे होगा? ये देखो, ये एंगल थीटा है, तो क्या हो गया इसका मतलब? नहीं, ये एंगल नहीं, ये पूरा जो एंगल है। ठीक है, ये पूरा जो एंगल है ऐसे यूं, ये कितना है? तो अगर इस तरह से कंसिडर करें, ये देखो, कलर चेंज कर लेते हैं। अगर वी बी ये है, ये हो गया आपका वी बी, ये हो गया आपका नॉर्मल, मतलब वाई एक्सिस ले लो, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। तो इस प्लैंक को देखो सही से, ये एंगल कितना है? थीटा। तो इसके हिसाब से ये एंगल कितना हुआ? थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट। उसके हिसाब से ये आपका वी ए हो गया अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये जो एंगल हो गया वो कितना होगा? पाई माइनस थीटा, बस। तो वी ए और वी बी के बीच में जो एंगल है वो पाई माइनस थीटा है। तो रिजल्टेंट कैसे होता है? रिजल्टेंट होता है वी ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वी बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी, नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो इसको अगर लिखे सही से तो वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी, पाई माइनस थीटा मतलब नेगेटिव कॉस, तो ये जो साइन होगा ये नेगेटिव साइन होगा, नेगेटिव कॉस थीटा, इसका रूट ओवर। बस ये चीज़ आप जान लो। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ये देखो, ये आपका पहला न्यूमेरिकल, ये सबको दिख रहा होगा। ये जो बी है ये उसके वेट के वजह से नीचे आएगा, और ये जो ब्लॉक ए है, मतलब प्लैंक ए है, वो लेफ्ट साइड जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लॉक बी का जो ये वाला सरफेस है,
ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला सरफेस थोड़ा नीचे बना लेते हैं। ये वाला जो सरफेस है ये ए और बी में कॉन्टैक्ट सरफेस है, ठीक है। तो ये जो बी है वो नीचे आ रहा है, इसका मतलब ए को वो ऐसे एक नॉर्मल रिएक्शन देगा। तो उसी नॉर्मल रिएक्शन के थोड़ा सीधा कर लेते हैं, हाँ। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से जो ब्लॉक ए है वो लेफ्ट साइड मूव करेगा। सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब सोचते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। कोई भी कंस्ट्रेंट मोशन को सॉल्व करने के लिए पहले तो देखो उसमें कांस्टेंट क्या क्या है। इस फिगर में कांस्टेंट क्या क्या है। पहला थीटा कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होने वाला। दूसरा लेंथ ऑफ द बार बी, मान लो एल, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो बस अब स्टार्ट करते हैं। अभी मान लो ये जो ए है वो थोड़ा सा लेफ्ट मूव करेगा और जो बी है वो थोड़ा सा नीचे आ गया। अब सोचो ये फिगर दिखेगा कैसे। तो ये देखो थोड़ी देर के बाद इसका पोजीशन कुछ ऐसा होगा। जो ए है वो थोड़ा सा लेफ्ट मूव कर गया होगा और जो बी है वो थोड़ा सा नीचे आ गया होगा। मान लो जो ए है वो लेफ्ट मूव किया है एक्स वैल्यू से, मतलब एक्स लेंथ से, और जो बी है वो नीचे आ गया है वाई लेंथ से। तो अभी हम लोग को कांस्टेंट मोशन निकालना होगा, एक्स और वाई में रिलेशन डालना होगा। तो जिसने भी मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो उसको ये पता होगा कि डी एक्स अपॉन डी टी ये क्या होगा, v, ठीक है। और जो डी वाई अपॉन डी टी है वो क्या होगा, y, आई मीन वी बी। समझ में आ गया, इसको रब कर लेते हैं। तो ये वी बी हो गया। अब देखते हैं कि ये दोनों को हम लोग को कनेक्ट कैसे करना है। एक्स वाई थीटा और एल में रिलेशन निकालते हैं। तो पहले एक्स और वाई थीटा से कैसे रिलेटेड है वो पहले देखो। तो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। मान लो ये एक्स हुआ, ठीक है, और ये वाई हो गया। तो ये अभी हमको निकालना है कि ये जो एंगल है मान लो अल्फा, वो कितना है। तो इसी को एक्सटेंड करके देख लेते हैं। ये एक्स का एक्सटेंशन हो गया और ये वाई का एक्सटेंशन हो गया। मान लो ये वाई और ये एक्स। तो अभी इस प्लैंक के ये जो मतलब स्लैंटिंग लाइन है, इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा क्या, कि ये जो एंगल है थीटा ये भी वही एंगल है। तो बस अपना अल्फा क्या है, अल्फा का जो वैल्यू है वो कितना है, थीटा है। तो ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स। तो tan थीटा इक्वल्स कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाई बाई एक्स। ये आ गया हमारा पहला रिलेशन। अब देखते हैं कि वेलोसिटीज कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो अपने को पता है tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो y इक्वल्स एक्स tan थीटा। समझ में आ गया। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, dy अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी इंटू टेन थीटा। अच्छा, ये tan थीटा को हम लोग डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं किए, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है। तो बस ये आपका रिलेशन आ गया। तो डी वाई अपॉन डी टी क्या होता है, वी बी, दैट इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, वी ए इंटू टेन थीटा। ये आ गया आपका वी और वी बी में रिलेशन। अगर आपको एक्सीलरेशन में रिलेशन पूछा होगा या फिर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो ए बी इक्वल्स ए टेन थीटा। बस हो गया। ये दो आपका कांस्टेंट रिलेशन इस न्यूमेरिकल के लिए। अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। ये लो आपका दूसरा न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये जो बड़ा सा प्लैंक है, प्लैंक तो हाँ, ये जो बड़ा सा प्लैंक है वो क्या है, उसको मान लो प्लैंक बी। और ये जो बार है मान लो प्लैंक ए। अच्छा, ये दो वॉल्स क्या है, ये जो दो वॉल्स है वो सपोर्ट के लिए है। मतलब ये जो प्लैंक है वो लेफ्ट राइट की तरफ मूव नहीं कर सकता, मतलब ना ही गिर सकता है ना ही लेफ्ट राइट में मोशन हो सकता है उसका। तो ये जो ब्लॉक है वो नीचे आएगा, जाहिर सी बात है। तो मान लो इसका वेलोसिटी वी ए हुआ, और इसके नीचे आने की वजह से ये दोनों में जो कांटेक्ट सरफेस है ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये वाला,
कलर चेंज कर दिखा देता हूँ। ये वाला जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो उसकी वजह से इस डायरेक्शन में बी को एक के तरफ से एक नॉर्मल फोर्स आएगा, तो उसी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ये जो बी है वो लेफ्ट साइड मूव करेगा। मान लो वी बी। समझ में आ गया? तो अब हमको क्या निकालना है? वी बी और वी ए के बीच में रिलेशन। तो मान लो थोड़ी देर के बाद ये जो बी है वो जैसे यहाँ पे दिखाया है मैंने, ये लेफ्ट साइड मूव कर गया वाई से, और ये जो ए है वो जाहिर सी बात है नीचे आया होगा एक्स से। तो ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका x। तो अभी अगर हम लोग इस एंगल की बात करें, मान लो इसको अल्फा, तो निकालना है ये अल्फा कितना है। तो देखो यहाँ से अच्छे से, ये जो थीटा हुआ, कलर चेंज कर लेते हैं। मान लो ये जो x और y है वो हम लोग इसके मतलब एज में ले आते हैं। मतलब ये देखो जो x और y है, मान लो ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। तो अगर हम इस प्लैंक के जो ये जो मतलब स्लैंटिंग सरफेस है, ठीक है, उसको एक्सटेंड करें तो ये वैल्यू कितना होगा? अच्छे से देखो, ये थीटा हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। समझ में आ गया? तो ये एंगल कितना होगा? वही 90 माइनस थीटा। तो अपना अल्फा कितना हुआ? अल्फा इक्वल्स 90 माइनस थीटा। समझ में आ गया? अब हम ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। क्या? कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो cot थीटा equals y upon x. This implies tan theta equals x upon y. समझ में आ गया? तो बस अभी हमको क्या पता चल गया? x इज इक्वल टू वाई tan थीटा। तो डिफ्रेंशिएट कर दो, dx अपॉन dt इक्वल्स dy अपॉन dt इंटू tan थीटा। तो ये थीटा को डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं किया? क्योंकि थीटा कांस्टेंट है। ठीक है, तो बस dx अपॉन dt मतलब रेट ऑफ चेंज इन लेंथ बाय ए। इसका क्या मतलब हुआ कि ए कितने रेट से नीचे आ रहा है, मतलब x जो है वो कितने रेट से बढ़ रहा है। तो बस ये हो गया dx अपॉन dt हो गया आपका वी ए, और dy अपॉन dt क्या हुआ आपका वी बी इंटू टैन थीटा। ये हो गया आपका कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो अभी आपको अगर एक्सलेशन पूछा होगा तो डायरेक्ट आप लिख दो ए इक्वल्स ए बी टाइम्स टैन थीटा। ये हो गया आपका एक्सीलरेशन के टर्म्स में कंस्ट्रेंट रिलेशन। बस इजी था। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखो आपका दूसरा न्यूमेरिकल, ये बिल्कुल ही पिछले वाले न्यूमेरिकल की तरह है, बस ये जो प्लैंक है ना, आई मीन रॉड है ना, वो स्लैंटिंग वे में। तो इससे क्या होगा? ये जो ए है वो उसका मोशन देखो, कलर चेंज कर बताता हूँ। तो बताया मैंने कि ये जो वी मतलब ये जो डायरेक्शन देख रहे हो स्लैंटिंग वे में होगा, और उसके वजह से ये देखो इन दोनों में जो ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस में ये जो ए है वो यहाँ पे नॉर्मल एक्शन लगाएगा, तो उसी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से वी भी इधर आएगा, ये वी भी से इधर मूव करेगा। तो बस सिंपल है, स्टार्ट हो जाओ। मान लो कि ये ए जो है कुछ देर मतलब थोड़ी टाइम के बाद नीचे आ गया वाई से, तो जाहिर सी बात है वी भी इधर जाएगा एक्स से। तो ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y। तो हमको क्या निकालना है? ये एंगल मान लो अल्फा, ये अल्फा कितना है ये निकालना है। तो आसान है, मान लो ये x हो गया, ये हो गया आपका y। सबको दिख रहा है?
तो ये हो गया आपका थीटा और ये 90। तो अगर ये एंगल और ये एंगल को देखेंगे, क्या है ये वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये एंगल कितना हुआ थीटा। तो बस उसी की तरह से ये यहाँ पे एक लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो ये पैरेलल हो गया, और ये इसके अंदर कितना है एंगल 90 डिग्री, टोटल जो एंगल है 90 डिग्री है। तो बस कलर चेंज कर बताता हूँ, ये एंगल कितना हुआ 90 माइनस थीटा, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो बस ये एंगल कितना हुआ वही 90 माइनस थीटा। अच्छा ये थोड़ा क्लमजी हो गया ना, ठीक है अच्छे से बताता हूँ। ये मान लो ये प्लैंक का लाइन है, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये मान लो ये वाई एक्सिस। वाई एक्सिस तो नहीं, मतलब जिस डायरेक्शन में ए मूव कर रहा है, और ये हो गया आपका बी डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में बी मूव कर रहा है। तो हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि ये जो एंगल है वो थीटा है। तो ये जो लाइन है मान लो एल, एल और बी ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो गए, तो इसका वैल्यू कितना हुआ थीटा। और ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये जो y है और ये जो स्लैंटिंग मतलब प्लैंक का जो सरफेस है वो दोनों परपेंडिकुलर है। तो अगर ये थीटा हुआ तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से देख लो 90 माइनस थीटा। तो बस अगर ये वाला 90 माइनस थीटा हुआ था, अगर इसके पैरेलल जो y है वो ऐसे जा रहा है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो बस अपना अल्फा जो है उसका वैल्यू कितना हुआ 90 माइनस थीटा। अब कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ। तो ये हो गया आपका y, सो कॉस अल्फा यानी साइन थीटा। अल्फा क्या है 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा हो गया। समझ में आ गया सबको, हाँ। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। चलो इसको साइन थीटा नहीं, इसको कॉस थीटा मान लेते हैं। मतलब कॉस अल्फा कंसिडर करके करो तो आसानी होगा कि अगर ये एंगल अल्फा है तो कॉस अल्फा कितना हुआ बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये जो एक्स है वो बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो इसका मतलब क्या कॉस 90 माइनस थीटा कितना हुआ एक्स बाई वाई, तो साइन थीटा कितना हुआ एक्स बाई वाई। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई साइन थीटा। समझ में आ गया सबको। तो इसी को अभी डिफ्रेंशिएट करो, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स डी वाई अपॉन डी टी इंटू साइन थीटा। अच्छा ये साइन थीटा डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं हुआ, वही ये थीटा कांस्टेंट है। तो बस डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी मतलब जिस रेट से बी लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, इसका मतलब वी बी। और डी वाई अपॉन डी टी क्या है, जिस रेट से ए नीचे आ रहा है, जिस वेलोसिटी से ए नीचे आ रहा है, तो बस वी ए इंटू साइन थीटा। तो बस ये आ गया आपका कंस्टेंट रिलेशन। अगर एक्सेलरेशन के टर्म्स में लिखूँ तो ए बी इक्वल्स ए साइन थीटा। आसान था बिल्कुल। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। ये देखो आपका अगला न्यूमेरिकल। तो इस फिगर को देख के डरना मत, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, आराम से करेंगे, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला m है इसको मान लो किसी ने खींचा, ठीक है। तो जिसके वजह से ये जो m है वो v वेलोसिटी में इधर राइट साइड की तरफ मूव किया। तो जाहिर सी बात है ये जो छोटा वाला m है वो ऊपर जाएगा। मान लो ये v डैश से गया, पर यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये जो मतलब ये जो कैपिटल M है वो M को भी इधर ढकेलेगा, जिसके वजह से M का भी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा जो कि v के बराबर ही होगा। समझ में आ रहा है सबको। अच्छे से सोचो, ये जो बड़ा सा M है इसका जो वॉल है, ठीक है, ये
बड़ा सा m का वॉल है, ठीक है। तो ये जो वॉल है ये स्मॉल ब्लॉक को राइट की तरफ मूव करवाएगा, ढकेलेगा, तो ये इस डायरेक्शन मूव करेगा। कितने वेलोसिटी में? उतने ही वेलोसिटी में जितने, मतलब जो भी वेलोसिटी में m मूव करे उसी वेलोसिटी में छोटा m भी मूव करेगा। सबको दिख रहा है? बस। तो अभी ये जो स्मॉल m है वो राइट साइड तो मूव कर रहा है, उसके साथ ऊपर भी जा रहा है। मान लो v डैश, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया है। तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, v स्मॉल m रिजल्टेंट। मान लो ये हो गया इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो अभी तो ये आपको देखने की जरूरत नहीं, ये जब फाइनल कैलकुलेशन करेंगे जब आंसर का तब देखते हैं। अभी मान लो ये जो वी एम है वो ऊपर जा रहा है, तो कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये जो कैपिटल एम है, मास, बड़ा वाला मास है, वो इधर जा रहा है राइट की तरफ, जिसके वजह से ये पुली का ये पहला स्ट्रिंग वो राइट की तरफ एक्स ही मूव किया। ये दूसरा स्ट्रिंग तो नहीं, वही स्ट्रिंग बस मूव कर रहा है राइट की तरफ। ये पुली और ये पुली फिक्स्ड है, तो वैसे ही ऊपर वाले ये भी एक्स से ही मूव करेगा और ये भी एक्स से, तो उसी तरह ये भी एक्स से जाएगा। और मान लो ये जो m है वो ऊपर जा रहा है y, ठीक है। तो देखते हैं, ये फिक्स्ड आपका पुली हो गया, तो यहाँ से लेंथ कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया आपका, मान लो L1, ये मान लो L2, तो सिमेट्री के वजह से सारे L2 होंगे। L2, ये ऊपर वाला भी L2, ये वाला भी L2। तो हमको क्या पता है, ये जो स्ट्रिंग का टोटल लेंथ है, मान लो L इक्वल्स टोटल लेंथ, ये फिक्स्ड है। तो बस L1 प्लस L2 प्लस L2, मतलब 4 बार L2, ठीक है, इंटू 2 इक्वल्स कैपिटल। समझ में आ गया? तो अभी जब थोड़ा सा कैपिटल M जो है, ये कैपिटल M जो है वो जब राइट की तरफ मूव किया, सारे जो फिक्स्ड पुली नहीं है, मतलब जो मूवेबल पुलीज है, वो भी राइट की तरफ मूव किए एक्स 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 से। तो ये जो L1 है वो भी राइट की तरफ मूव किया, तो L1 प्लस एक्स प्लस L2 प्लस एक्स प्लस L2 प्लस एक्स होल इंटू 2। ये 2 क्यों? क्योंकि दो मूवेबल पुलिस है। समझ में आ रहा है? तो बस माइनस वाई, ये y माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये स्मॉल m है वो ऊपर तो आ रहा है, तो डेट इज इक्वल टू L। समझ में आ गया? अब अगर हम लोग इसको सेपरेट कर दें तो L प्लस एल टू होल इंटू 2 प्लस x टाइम्स प्लस 2 टाइम्स x माइनस वाई इक्वल्स L। तो अभी हमको क्या पता है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है, ये 2 को अच्छे से लिख देते हैं। हाँ, ये जो वैल्यू है, ये देखो, ये दोनों सेम ही है, तो उसका वैल्यू कितना है? L। तो L प्लस 5x, देखो x प्लस 2x इक्वल्स 5x माइनस वाई इक्वल्स L। तो अगर दोनों में से अगर L सब्सट्रैक्ट कर दे दोनों साइड में से, तो 5x इक्वल्स y। ये आ गया आपका y और x में रिलेशन, ठीक है। तो अभी इसको डिफ्रेंशिएट करो। कैसे? ये देखो, 5x इज इक्वल टू y, तो 5 टाइम्स dx अपॉन dt इक्वल्स dy अपॉन dt। समझ में आ रहा है? तो dx अपॉन dt क्या है? जिस स्पीड से m राइट को जा रहा है, तो v टाइम्स कैपिटल M इंटू 5 दैट इज इक्वल टू dy अपॉन dt। dy अपॉन dt क्या है? जो स्मॉल m है वो जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है, इक्वल टू v स्मॉल m। तो बस ये हो गया आपका कांस्टेंट रिलेशन। तो अभी ये जो v स्मॉल m है ना, ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू
कैपिटल एम। तो अब अभी अगर हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया था मैंने, तो कैसे होगा? ये जो स्मॉल एम है ये ऊपर जा रहा है 5 टाइम्स वी से, और इधर भी आ रहा है वी से। तो इस डायरेक्शन में कितना मूव करेगा? वही 5v होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर रूट ओवर, ये डायरेक्शन है और ये मैग्नीट्यूड। इसके वैल्यू खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। चलो मैं भी कर लेता हूँ। तो ये 25 प्लस 126, तो रूट 26 टाइम्स v। समझ में आ गया? बस चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल तरफ मूव करते हैं। तो अगला हम लोग जो न्यूमेरिकल पैटर्न कवर करने वाले हैं वो है स्प्रिंग, स्ट्रिंग, कट न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, अगर हम लोग स्प्रिंग आई मीन मान लो ये कोई अरेंजमेंट है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ये कोई ब्लॉक है, और ये स्प्रिंग है, ये दूसरा ब्लॉक। तो अगर हम लोग ये जो स्ट्रिंग है उसको कट करते हैं, ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है ना, इसमें स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा ना, ये खींच रहा है इसको। ये मान लो ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है, तो ब्लॉक बी का वेट जो है वो नीचे जा रहा है एम बी टाइम्स जी। तो ये जो ब्लॉक बी है वो स्प्रिंग को नीचे खींच रहा होगा, तो जिसके वजह से एक स्प्रिंग फोर्स उसमें डेवलप होगा। तो मान लो अगर हम लोग ये ऊपर वाला मतलब इनिशियल स्टेज में ये इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम इनिशियल स्टेज, तो अगर हम लोग ये ऊपर वाला अगर स्ट्रिंग को काट दिए, तो ये जो चेंज इन एफ एस होगा, मतलब चेंज इन एफ एस, एफ एस क्या है? स्प्रिंग फोर्स। अगर आपको स्प्रिंग फोर्स के बारे में नहीं पता है तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ हूँ, इसके ऊपर भी मैंने मतलब अगर आपको स्प्रिंग फोर्स के बारे में नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है लिंक्स मेरे बाकी 3 वीडियोस का, पहले जाके वो देख लो फिर इधर आओ, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि स्प्रिंग फोर्स क्या है, तो चेंज इन स्प्रिंग फोर्स मतलब अगर इसको कट कर दिया हम लोग, तो ये जो ब्लॉक ए है उसके ऊपर कोई टेंशन रहेगा नहीं, तो जिसके वजह से एफ एस में कुछ चेंज होना लाजमी है, पर रियलिटी में कुछ चेंज होता नहीं है। तो चेंज इन जो एफ एस होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला केस। अब दूसरा केस क्या है? तो इससे पहले कि हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल की तरफ बढ़े, दूसरा मतलब अगला न्यूमेरिकल की तरफ बढ़े, उससे पहले आप एक चीज़ जान लो कि इंस्टेंटेनियस चेंज इन स्प्रिंग फोर्स वो ज़ीरो होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंस्टेंटेनियस चेंज इन टेंशन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये दो चीज़ आप ध्यान में रखो। इसका मतलब क्या है और ये कैसे काम करता है मैं न्यूमेरिकल के थ्रू बताऊंगा, ये चीज़ याद रख लो आप, ठीक है। तो बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो ये स्टार्ट हो गया हमारा स्प्रिंग स्ट्रिंग टाइप न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये देखो, ये जो है वो स्ट्रिंग है और ये जो है वो स्प्रिंग है। बताने का ज़रूरत नहीं था, सबको दिख रहा है। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये जो स्प्रिंग है ना, स्ट्रिंग है ना, मान लो किसी ने इसको कट कर दिया, कट कर दिया, तो क्या होगा? ये जो मतलब एम ए है वो नीचे आएगा, मतलब इसके ऊपर जो टेंशन ऊपर की तरफ था वो ज़ीरो हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि चेंज इन स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स कितना होता है? ज़ीरो। हालांकि चेंज होता है पर इंस्टेंस में, मतलब उसी इंस्टेंस में, जिस इंस्टेंस में कट कट हुआ तो उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कोई चेंज होता नहीं है स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग में। तो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स जो था वही रहेगा। अच्छा, तो हमको ये पता कैसे चलेगा कि एफ एस का वैल्यू कितना है?
तो मतलब जब ये कट हुआ ये जो स्ट्रिंग, उससे पहले क्या ये सिस्टम जो था ना वो इक्विलिब्रियम में था। तो इसका मतलब ये मान लो ब्लॉक बी है, ठीक है। तो इस पे वेट आ रहा है एम बी टाइम्स जी, और इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स आ रहा है, दिख रहा है सबको यहाँ पे। बस, तो अगर ये ब्लॉक बी है, वो इक्विलिब्रियम में है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0। तो एफ एस का वैल्यू कितना हुआ, एम बी टाइम्स जी। तो बस, अगर इनिशियली एम बी टाइम्स जी था, तो जब कट हुआ ना उसके बाद भी एम बी टाइम्स जी रहेगा। क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ स्प्रिंग फोर्स 0 होता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया एम ए, तो इस पर एम ए टाइम्स जी, ये वेट आ गया, और आपका स्प्रिंग फोर्स आ गया। ऊपर तो कोई टेंशन है नहीं, मान लो ये एक्सीलरेशन ए में मूव कर रहा है, ए, ठीक है। ये हो गया आपका बी, इस पर क्या फोर्स आ रहा है, एम बी टाइम्स जी, और क्या फोर्स आ रहा है, एफ एस। तो ये ब्लॉक बी हो गया। अभी ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है ना, उसको अगर अच्छे से देखोगे तो इक्वेशन लिखते हैं पहले ए का, एफ एस प्लस एम ए टाइम्स जी इक्वल्स एम ए टाइम्स ए, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, एफ एस, मान लो ये एक्सलेशन ए बी हुआ, ठीक है। तो एफ एस माइनस ऑफ एफ एस प्लस एम बी टाइम्स जी इक्वल्स एम बी टाइम्स ए बी। अच्छा, ये जो एफ एस है उसका वैल्यू क्या है, एम बी टाइम्स जी। तो बस, माइनस ऑफ एम बी टाइम्स जी प्लस एम बी टाइम्स जी कितना होता है, 0। तो ए बी का जो वैल्यू है वो कितना हुआ, 0। अब देखते हैं ए का वैल्यू। तो यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूट करो एफ एस को एम बी टाइम्स जी से, तो कितना होगा, एम बी प्लस एम ए टाइम्स जी, एम बी प्लस एम ए टाइम्स जी, दैट इज इक्वल टू कितना, एम ए। तो कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसको अगर अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिखे तो ए मतलब एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इक्वल्स एम बी प्लस एम ए अपॉन, थोड़ा रब कर लेते हैं, एम बी प्लस एम ए अपॉन एम ए टाइम्स जी। ये हो गया आपका ब्लॉक ए का एक्सीलरेशन। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो दूसरे न्यूमेरिकल के ऊपर। तो ये देखो आपका दूसरा न्यूमेरिकल, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, पिछले न्यूमेरिकल और इसमें चेंज क्या है कि यहाँ पे हम लोग स्प्रिंग को कट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो जैसे कि हम लोग ने पहले बात किया था कि अगर स्प्रिंग मतलब कुछ भी चीज़ को कट किया गया तो उसके वजह से जो इम्पैक्ट टेंशन में होता है, मतलब चेंज इन टेंशन, यहाँ पे दो टेंशन है ना, तो इसीलिए T1 एंड T2। तो चेंज इन टेंशन T1 एंड T2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये मैंने बताया था। तो बस अब स्टार्ट हो जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करना। पहले बनाते हैं एफवीडी ब्लॉक ए का। ये हो गया आपका ब्लॉक ए। तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहे हैं, एम ए टाइम्स जी और T1, ठीक है। एफ एस तो नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसको कट कर दिया अपन ने। तो अभी आप लोग पूछोगे कि यहाँ पे तो एफ एस है, एफ एस चेंज थोड़ी होता है, चेंज इन एफ एस तो 0 होता है। इसका मतलब एफ एस चेंज मतलब एफ एस का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, जो चीज़ कट होता है उसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है तो इसको बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं था, पर फिर भी बता दिया आपको। तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। तो T1 इक्वल्स एम ए टाइम्स जी, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। अब बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये बी है, तो
बी को नीचे T2 खींच रहा है, T2 और क्या खींच रहा है, एम बी टाइम्स जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऊपर तो कोई फोर्स आ ही नहीं रहा है, तो बस मान लो ए, ये जो बी है वो ए बी से नीचे आ रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो तो इसका इक्वेशन लिखते हैं, T2 प्लस एम बी टाइम्स जी इक्वल्स एम बी टाइम्स ए बी। अभी ब्लॉक सी का एफ बी डी, ये सी हो गया, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आ रहा है, एम सी टाइम्स जी, और क्या फोर्स आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में T2 आ रहा है। मान लो ये नीचे आ रहा है ए सी से, तो एम सी टाइम्स ए सी इक्वल्स T2, आई मीन एम सी जी माइनस T2। ये हो गया आपका तीसरा इक्वेशन। तो अभी अच्छे से देखो, अगर हम लोग ये स्प्रिंग को कट कर दिए तो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आ रहा है, और ये जो सिस्टम है ना, कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का मतलब दोनों का एक्सेलरेशन कितना है, जी, इसका भी जी। तो अगर दोनों जी में ही एक्सेलरेट कर रहे हैं तो टी में कोई स्ट्रेचिंग थोड़ी होगा। तो अगर टी में टी स्ट्रेच नहीं हो रहा है तो T2 इक्वल्स टू कितना है, बताओ, सोच के बताओ, पॉज करो वीडियो को और सोचो कि T2 इक्वल्स टू कितना है। सोच लिया? तो T2 का वैल्यू होता है 0। क्यों? क्योंकि ये फ्री फॉल कर रहा है और ये T2 स्ट्रेच नहीं हो रहा है, मतलब ये जो स्ट्रिंग है, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच नहीं हो रहा है, तो इसके वजह से T2 का वैल्यू 0 हो गया, बस। तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन देखेंगे तो ए बी एंड ए सी दोनों का एक्सेलरेशन जी है। समझ में आ गया? तो बस नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। तो ये देखो, इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पे हम मान लो ये जो स्ट्रिंग है ना, इसको हमने कट किया, तो अभी कट करने के बाद चेंज इन एफ एस कितना होगा, 0, पहले बता रखा है मैंने। तो जब ये इक्विलिब्रियम में था तब एफ एस का वैल्यू कितना था, पहले वो निकाल लो। एम ए हुआ, मान लो ये टेंशन जो है वो टी है, ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में एफ एस स्प्रिंग फोर्स लगा, तो बस इसका एक्सेलरेशन तो ऐसे ही 0 है, मतलब जब इक्विलिब्रियम में था तब। और दूसरा ब्लॉक बी का, जब इक्विलिब्रियम में था, मतलब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में, उस टाइम पे एफ एस का वैल्यू अपन को निकालना है, ठीक है। तो एम बी हो गया नीचे, मतलब ब्लॉक बी है, तो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स आएगा, एम बी टाइम्स जी, वेट ऑफ ब्लॉक बी। और अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स आएगा, टी। तो टी इज इक्वल टू एम बी टाइम्स जी। और उसी तरह से अगर एफ बी डी ऑफ ब्लॉक ए को कंसिडर किया जाए तो एफ एस इज इक्वल टू, अरे यहाँ पे फोर्स भूल गया मैं, ग्रेविटेशन फोर्स जो कि ब्लॉक ए के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो ये कितना हुआ, एम ए टाइम्स जी। तो एफ एस इक्वल्स टी प्लस एम ए टाइम्स जी। तो अगर ये दोनों को सॉल्व किया जाए तो एफ एस का वैल्यू कितना हो गया, एम बी प्लस एम ए टाइम्स जी। अच्छा, ये वैल्यू हम लोग इसको एक सिस्टम कंसिडर करके भी कर सकते थे, पर चलो कोई नहीं, एफ बी डी ड्रॉ करके कर लिया, ठीक है। तो अभी हमको एफ एस का वैल्यू पता चल गया। अभी ये जो स्ट्रिंग है उसको हम लोग कट कर सकते हैं। तो जब हम लोग इसको कट कर लिए, ये जो स्प्रिंग है इसको कट कर लिए, तो उसके बाद वाला केस क्या होगा। तो मान लो एम बी, ये हो गया एम बी, उसका एफ बी डी बनाते हैं, तो इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, एम बी टाइम्स जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स। और अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है वो कट हो गया, तो टेंशन कितना हो गया, टी इक्वल्स 0। तो बस एम बी टाइम्स जी लग रहा है, तो जाहिर सी बात है जो एक्सीलरेशन होगा ए बी दैट इज इक्वल टू जी। अब ए का देखते हैं, ठीक है। तो ये एम ए हुआ,
तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ma टाइम्स g, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा, fs। समझ में आ रहा है? तो बस अभी मान लो इसका जो एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में a है, मान लो उसका डायरेक्शन हम लोग नीचे मान रहे हैं, हो सकता है कि ये ऊपर भी जाए। समझ में आ रहा है? तो देखते हैं कैलकुलेट करके। तो इक्वेशन क्या हुआ, fs प्लस ma टाइम्स aa इज इक्वल्स ma टाइम्स g। समझ में आ रहा है? तो ये आपका इक्वेशन हो गया। अभी fs का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कितना हो गया, mb प्लस ma टाइम्स g प्लस ma इंटू aa, दैट इज इक्वल टू ma टाइम्स g। तो बस सिंपल है, ma टाइम्स aa इक्वल्स, ये देखो ma टाइम्स g, ये जो चीज़ है ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, माइनस ऑफ mb टाइम्स g। तो उसके हिसाब से AA का वैल्यू कितना हुआ, AA इक्वल्स माइनस ऑफ mb अपॉन ma टाइम्स g। अच्छा, ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो AA का जो हमने डायरेक्शन लिया था उसका डायरेक्शन रियलिटी में उल्टा है। अलग कलर से उसको दिखा देते हैं। ये जो डायरेक्शन है उल्टा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसीलिए ये नेगेटिव आया। ठीक है, तो बस हो गया आपका AA का वैल्यू निकल गया, ए हो गया, और ये वाला हो गया आपका AB जो कि G है, फ्री फॉल कर रहा है। बस यहाँ पे आपका स्प्रिंग स्ट्रिंग के ऊपर जितनी वेराइटी है वो कवर हो गया। अभी हम लोग एक लास्ट न्यूमेरिकल लेंगे जो कि रोप के ऊपर है, उसके बाद हम लोग रैप अप करेंगे। तो ये देखो एक सिस्टम, ठीक है, ये एक ब्लॉक है मास m, और ये एक रोप है जिसका मास स्मॉल m है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, टेंशन ऑन मिड पॉइंट ऑफ द मैसिव रोप। समझ में आ रहा है? तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसका दो तरीका है। पहला वाला कैलकुलस अप्रोच है, उसको हम लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि वो बहुत लेंदी होता है। इसका सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। मान लो ये मिड पॉइंट है, तो ये रोप कंसिडर करो, इस रोप को आइसोलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया उसका मिड पॉइंट। अगर इसको टोटल लेंथ हम लोग L मानते हैं और टोटल मास क्या है M, तो हर यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, ये यूनिट लेंथ, इसका मास कितना होगा, मान लो M U यूनिट लेंथ मास, तो उसका मास होगा स्मॉल m अपॉन L। समझ में आ रहा है? तो बस इस हाफ का मास कितना होगा, स्मॉल m अपॉन L टाइम्स इसका लेंथ कितना है L/2। उसी तरह से इसका भी मास इतना ही होगा, तो ये कितना हो गया m/2, ये हो गया m/2। तो इस जो मैसिव रोप है ना, इसको हम लोग इस ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कर सकते हैं। देखो ये एक ब्लॉक हुआ, ये एक ब्लॉक हुआ, और ये एक मासलेस स्ट्रिंग हुआ, ये मासलेस मासलेस। तो इसका वेट कितना होगा m/2, वेट तो नहीं, मास, इसका भी मास m/2। तो इस रोप जो है ना, इसको हम लोग इस सिस्टम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो बस रिप्लेस करके सॉल्व करते हैं। तो रिप्लेस करने के बाद आपका फिगर कुछ इस तरह से दिखेगा, ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m/2, ये भी स्मॉल m/2। हमको क्या निकालना है, मान लो ये टेंशन T1 है और ये T2 है, तो हमको T2 निकालना है। T2 इक्वल्स टू कितना, ये निकालना है। तो बस FBD बनाते, ये मान लो कि m/2 है,
तो ये इस डायरेक्शन में इसको एफ फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में m/2 टाइम्स जी, तो ये नॉर्मल हो गया और मान लो एक्सीलरेशन इस तरफ से a हो रहा है। अच्छा, इसका जो एक्सीलरेशन a है उसका वैल्यू कितना है, ये देखो, ये जो बड़ा वाला मास है और ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स है, ये तीनों ब्लॉक्स इस डायरेक्शन में एक ही एक्सीलरेशन में मूव करेंगे। सबको पता चल रहा है? तो बस डायरेक्ट निकालते हैं, F अपॉन टोटल मास स्मॉल m/2 टाइम्स 2 प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू A। तो इसका वैल्यू कितना हुआ, ये 2 कैंसिल हो गया, A इज इक्वल टू कैपिटल F अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये हो गया आपका एक्सीलरेशन का वैल्यू। तो ये हो गया m/2 का FBD, मतलब ये पहला वाला। दूसरा वाला का ऐसे लिखेगा m/2, ये F, सॉरी ये वाला का FBD ये हुआ, दूसरे वाले का ऐसा होगा। पहले वाले में इधर टेंशन T2 भी लग रहा था, भूल गया था मैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला m/2 का, दूसरा m/2 का इस तरह से होगा कि राइटवर्ड डायरेक्शन में उसका लगेगा, थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो राइटवर्ड डायरेक्शन में उसका लगेगा फोर्स T2, लेफ्ट साइड डायरेक्शन में T1, नीचे m/2g और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अर्थ के वजह से, ठीक है। तो एक्सलेशन इधर A हुआ, समझ में आ रहा है। अब FBD बनाते हैं बड़ा वाला ब्लॉक का। तो ये कैपिटल M G, तो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग गया, इस डायरेक्शन में T1 लगा और लेफ्ट वर्ड में तो कुछ फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो बस इधर A हो गया। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, अगर क्या करेंगे ही सॉल्व तो ये T1 हुआ, T1 इक्वल्स कैपिटल M टाइम्स A, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर इसका FBD बनाए, आई मीन इक्वेशन लिखे, तो T2 माइनस T1 डायरेक्ट डाल देते हैं, कैपिटल M टाइम्स A इक्वल्स m/2 टाइम्स स्मॉल है। समझ में आ रहा है? तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, T2 इक्वल्स A टाइम्स कैपिटल M प्लस स्मॉल m/2। समझ में आ रहा है? अभी तीसरा वाले का लिखते हैं, तीसरा वाला होगा F माइनस T2 इक्वल्स m/2 टाइम्स A। तो बस F इक्वल्स T2 का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं, A होल कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अच्छा, हम लोग ये कर क्यों रहे हैं पागल हो गया हूँ। ये देखो, ये करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था T2। तो T2 तो ऑलरेडी निकाल लिया अपन। ये देखो, ये हो गया आपका T2। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, T2 इक्वल्स स्मॉल a टाइम्स कैपिटल M प्लस स्मॉल m/2। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो बस आपका NLM का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सारे मैंने बता दिए। तो आप इसको अभी मतलब आगे कैसे पढ़ोगे, तो बस NLM का सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ठीक है। इसके ऊपर और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, पहले फ्रिक्शन पढ़ लेंगे इसके, मतलब ये जो लेक्चर है इसके बाद हम लोग फ्रिक्शन के ऊपर जाएंगे, फिर फ्रिक्शन और NLM दोनों को मिला के पूरा एक अच्छा क्वेश्चंस का एक मतलब 1-2 वीडियोस लेंगे, ठीक है। तो अभी आपका काम क्या है, आपको पहले NCERT अपना निकालना है, लिख लेते हैं। पहला चीज NCERT को निकालना है
और उसके एक्सरसाइज में जो भी न्यूमेरिकल्स है सभी एक बार सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये है कि एससी वर्मा या फिर डीसी पांडे या फिर सेनगेज कोई भी एक बुक निकालो और उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लो। मतलब डायरेक्ट एक्सरसाइज में जाओ, एग्जाम्पल्स को देखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट एक्सरसाइज में जाओ और उसको सॉल्व करो। देखोगे कितना क्वेश्चंस आपका बन रहा है, ठीक है। अगर आपका 90% बन रहा है, मतलब यहाँ पे डीसी पांडे और सेनगेज और एससी वर्मा, तीनों में से कोई एक को पकड़ना है, ठीक है, तीनों मत पकड़ना। तो इन तीनों में से अगर कोई भी एक पकड़े और उसका एक्सरसाइज को सॉल्व किए और आपका अगर 90% क्वेश्चन बन रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि वो 90% में जो बचे हुए 10% है उसका डाउट आप लोग, मतलब जो भी है उसका क्लैरिफाई करवाओगे, ठीक है। अगर कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में नीचे डाल भी सकते हो, तो मैं आपका सॉल्व भी कर सकता हूँ, क्योंकि अभी कम सब्सक्राइबर्स है। तो जितने भी डाउट्स आएंगे वो सब मैं क्लैरिफाई करके एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसका फिक्शन खत्म होगा, फिर कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल्स होंगे, वो सब खत्म होने के बाद लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा उस डाउट्स को लेके, ठीक है। तो बस ये आपका 2 स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर जेई मेंस का क्वेश्चन, मेंस का, ठीक है, एडवांस नहीं, मेंस का क्वेश्चन लेना है और देखना है आप उसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। तो अगर तो आप इसको सॉल्व कर लिए तो बस आपका प्रिपरेशन पूरा सही है अभी तक। फ्रिक्शन के बाद मैं कुछ एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, फिर आप एडवांस क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। मतलब जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर का पेपर्स करोगे। तो अभी जेई मेंस तक रखते हैं, और जो नीट वाले बच्चे ये सब देख रहे हैं उनको तो इससे आगे कुछ पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। मतलब एनएलएम में इसके इससे ज़्यादा एडवांस कुछ क्वेश्चंस आएंगे नहीं, और फ्रिक्शन के रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको आगे वीडियोस में हम लोग कवर कर देंगे, ठीक है। तो बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।